नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला क्लब जेएसआर के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और इस वीडियो में मैं आपको इसका डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि एवरेज वैल्यू निकालते कैसे हैं इंटीग्रेशन का मदद से। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जिनको ये डर लगता है कि इंटीग्रेशन है क्या, बहुत पहाड़ चीज़ लगता है, बहुत तोप चीज़ लगता है, तो आज इस वीडियो में आप ये भी सीख जाएंगे कि इंटीग्रेशन आखिर सीखना क्यों ज़रूरी है, इंटीग्रेशन सीख के क्या हो जाएगा। तो उसका भी जवाब आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेटिंग करंट में खास बात क्या है कि एसी सप्लाई का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी वो अपना चेंज करते रहता है। मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो इस वजह से इसका जो ग्राफ बनता है, इस वजह से अल्टरनेटिंग करंट का जो हम लोग अगर ग्राफ देखेंगे तो ये इसका कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। तो यहाँ पे हम करंट को ले लेते हैं और यहाँ पे टी ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इस पॉइंट पे हमारा अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू 0 है। ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचा, फिर ये घटेगा घटेगा घटेगा, फिर 0 हुआ, फिर अपना डायरेक्शन को चेंज किया, फिर ये मैक्सिमम, फिर ये 0, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर ये 0, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर ये 0, ऐसा वो मेरा जो है वेव बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। इस पॉइंट पे अगर हम इस टाइम पे देखें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रहा है, अल्टरनेटिंग करंट का मैक्सिमम वैल्यू। इस पॉइंट पे वैल्यू घट जाएगा, इस पॉइंट पे वैल्यू घट जाएगा, इस पॉइंट पे वैल्यू घट के पूरा 0 हो गया। यहाँ पे अगर हम आ जाएं इस पॉइंट पे बात करें तो देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया और मैग्नीट्यूड इतना मिलेगा। फिर अगर हम लोग देखें इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज अभी भी है और मैग्नीट्यूड हमको इतना मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो इस वजह से अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड जब हमको किसी को बताना है, अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए एसी सप्लाई जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो कैसे आप उसको बोलेंगे? क्योंकि हर क्षण पे इसका वैल्यू चेंज हो रहा है ना, कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं। जैसे डीसी में होता है कि 5 वोल्ट का बैटरी है तो करंट भी 5 वोल्ट मिल रहा, 9 वोल्ट मिल रहा, 12 वोल्ट मिल रहा, लेकिन यहाँ तो हर क्षण बदल रहा है, कैसे बताइएगा? तो इस वजह से हम लोग कुछ कंसेप्ट का यूज करते हैं, जिसमें से एक है एवरेज वैल्यू, ठीक है, और एक और वैल्यू हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप लोग देखेंगे आरएमएस वैल्यू का नाम आप सुने होंगे, ठीक है, आरएमएस वैल्यू, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल चलिए बात करते हैं। देखिए, उससे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखिएगा, इसका बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं वन टाइम पीरियड। इसको क्या बोलते हैं? वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है। कोई भी ग्राफ एक टाइम पीरियड के बाद यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है एक टाइम पीरियड हुआ। एक टाइम पीरियड के बाद ग्राफ खुद को रिपीट करता है। इतना बात समझ में आ गया? तो अगर हम लोग एवरेज वैल्यू, इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहें, मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ वैल्यू मिलेगा, इस पे कुछ मिलेगा, इस पे कुछ मिलेगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, हाँ, फिर यहाँ पे कुछ मिलेगा, इस पॉइंट पे कुछ मिलेगा, इस पॉइंट पे कुछ मिलेगा, एवरेज निकालेंगे। जैसे मान लीजिए I1 हमको पॉजिटिव मिला, फिर I2 पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लीजिए 2 पॉइंट लिए थे, फिर एक ले लिए, अभी नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं तो I4, फिर लेंगे तो I5, I6, डिवाइड करेंगे 6 से, ले दे के मेरा 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना प्लस का उतना ही माइनस का है, ठीक है। मान लीजिए आप एक टेस्ट में 50 नंबर लाएं और फिर अगला टेस्ट में -50 लाएं, तो क्या हो जाएगा? आपका एवरेज रिजल्ट क्या रहा? 0 हो गया है ना। इस तरह से आप इसको समझिए। तो इस तरह से जब एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा, गड़बड़ हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो कैसे करिएगा? ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू लिया है उतना नेगेटिव में ले लिया, इसीलिए 0 हो गया। मतलब ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक वन टाइम पीरियड टी है। क्या है? टी है। तो हम टी के लिए पूरा नहीं निकालेंगे, यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए इस मैग्नीट्यूड को निकालेंगे t/2 के लिए। t/2 मेरा है ना, टाइम के लिए मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई?
तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ पे आप बहुत सारा पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट इस तरह से पॉइंट 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 पॉइंट, और सबका यहाँ से यहाँ तक लिमिट रख देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। यही तो खास बात है इंटीग्रेशन का, है ना। मेरा कहने का इतना सा मतलब है, हम लोग जानते हैं ना कि इंटीग्रेशन में होता क्या है, एरिया अंडर द कर्व निकाल देता है। मतलब अगर कोई कर्व है मेरे पास इस तरह का, तो हम यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रिप लेंगे, फिर लेंगे, रेक्टेंगल बन जाएगा, और हम लोग छोटा सा डिस्टेंस dx ले लेंगे, और यहाँ से हमको y मिल जाएगा सबके लिए करस्पॉन्डिंग, y dx कर देंगे, और इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये एरिया निकाल के सम कर देगा सबका, और हमको वैल्यू मिल जाएगा आसानी से। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे, इस पूरे कर्व पे बहुत सारा पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट ले लेंगे, तो सबके लिए मैग्नीट्यूड मिलेगा, और लिमिट क्या है यहाँ से 0 से t/2, और इंटीग्रेट कर देंगे तो सारा वैल्यू आपस खुद से सारा मैग्नीट्यूड को जोड़ देगा। इंटीग्रेशन मेरा सारा वैल्यू मैग्नीट्यूड को खुद जोड़ देगा। बस हमको पता रहना चाहिए इसका इक्वेशन, इस यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन अगर हमको पता है इस कर्व का, इस ग्राफ का, तो हमको आराम से एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। और वही हम लोग इंटीग्रेशन का मदद से सीखते हैं। तो हम लोग करते क्या, देखिए सबसे पहले, अब भाई बात आया ना कि अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन होता है I = IM sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये IM, ये जो I है ये क्या बता रहा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, ये क्या बता रहा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। चलिए लिख देते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं I, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। IM क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है ना, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, तो वही है IM। उसके बाद ये मेरा ओमेगा क्या बता रहा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और T आपका टाइम को बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया इतना। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन तो पता चल गया कि अल्टरनेटिंग करंट का ये इक्वेशन होता है, ग्राफ का इक्वेशन आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ का इक्वेशन ये चीज़ है। तो बस हमको लिमिट जब रखेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का नहीं रखना है, t/2 कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखना है, तो हम लोग निकालेंगे I एवरेज, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर देना है I dt का, बस हो गया। अब I का आप जानते हैं इक्वेशन, I का प्लेस पे क्या रख सकते हैं, IM sin ओमेगा टी dt, और इसका इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। और लिमिट क्या रखेंगे, तो 0 से t/2, और यहाँ पे इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, t/2 से, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं ना। तो जितना भी I1 I2 I3 जितना बार ऊपर में लिखे हैं, जितना टर्म है, उसी का सम से इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है सबको ऐड किए, तो डिवाइड भी उसी से करना पड़ेगा t/2 से, तभी तो एवरेज निकलता है। तो इसीलिए हम इसको t/2 से, इसीलिए t/2 से इसको डिवाइड भी कर देंगे ऐसे t/2 से। लिमिट यहाँ भी हो जाएगा 0 से t/2, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो t/2 है, ये 2 तो ऊपर चल जाएगा, बचेगा नीचे t। तो ये जो 2 पलटेंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन का बाहर ले लेते हैं। और यहाँ पे जो t है वो भी तो एक नंबर ही है ना, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन का बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, IM sin ओमेगा टी dt, और लिमिट क्या है 0 से t/2। अब आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है अल्टरनेटिंग करंट का, है ना, ये भी तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, लिख सकते हैं इसे। अंदर में क्या बच गया, sin ओमेगा टी dt, लिमिट क्या है 0 से t/2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा इंटीग्रेशन सिंपल करना हमको, तो ये हो गया 2 × IM अपॉन में t साइन थीटा, ये क्या मान लीजिए पूरा थीटा है, तो साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ थीटा तो है नहीं, ओमेगा साथ में है, तो इसलिए इसको ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और लिमिट रखेंगे 0 से t/2। लेकिन माइनस का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ये वाला माइनस को बाहर ले लो, यहाँ पे ले लो, ऐसा बन गया। अब मेरे को लिमिट रखना है, बस मेरे को अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, लिमिट रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अब चलिए यहाँ पे आराम से लिमिट रखते हैं। देखिए ये जो ओमेगा है,
ये ओमेगा को भी आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, ओमेगा को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो टी ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे एक बार अपर लिमिट, तो कॉस ओमेगा, लिमिट किसका है, टी का है, तो टी का प्लेस पे रखना क्या है, t/2 रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा ना, माइनस अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर लिमिट, तो कॉस ओमेगा टी का लिमिट इस बार क्या है, 0 है, तो ये हमने लिमिट रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो गया -2im/t ओमेगा कॉस ओमेगा t/2, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा देखिएगा तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2π/t होता है, या हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा टी इक्वल टू 2π होगा। तो यहाँ पे ओमेगा टी जो है इसको 2π लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 2π, और नीचे में 2 पहले से है, यहाँ पे कॉस ये क्या हो जाएगा 0, और कॉस पूरा 0 हो जाएगा, -1 वैल्यू आता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अगला लाइन में -2 × IM/t ओमेगा, और यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉस पाई का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, ठीक है, कॉस 0 पे -1, पाई पे भी वही हो जाता है मेरा, कॉस 0 पे मेरा वैल्यू 1 आता है, और उस कॉस पाई पे -1 आता है, तो ये -1, और यहाँ पे पहले से -1 है। अब देखते हैं क्या होगा, देखिए यहाँ पे -2 टाइम्स IM/t ओमेगा, तो ओमेगा टी या टी ओमेगा बात एक ही है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ओमेगा टी को 2π लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका प्लेस पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × π, और अंदर में मेरे पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है इससे मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2im अपॉन में आ जाएगा पाई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, अब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 3.14, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना, IM मतलब कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो हम बात कर रहे थे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस वाला चीज़ को जब आप सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर से, तो आपका वैल्यू आएगा 0.637, और इंटू IM करेंगे तो IM हो जाएगा। ये है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आई एवरेज का जो हम लोग बात करते हैं तो उसका वैल्यू ये होता है 0.637 टाइम्स IM क्या है बताइए, तो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो हम लोग एवरेज वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड 0.637, मतलब 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा डेरिवेशन, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग RMS वैल्यू निकालना सीख रहे होंगे। थैंक यू।